नमस्कार दोस्तों। अगस्त 18 ये वो दिन है जिस दिन हमने चाइना को उसकी औकात दिखाई। ये मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ आएगा। और साथ में हमने कुछ अनप्रेसिडेंटेड भी किया है। मुझे लगता है मेरी अपनी फीलिंग है कि कुछ तो कुछ भारत चाइना के साथ मिलकर वो करने वाला है। उसका रीजन है क्योंकि ये पावरफुल मोमेंट है एशियन जियोपॉलिटिक्स का। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो भारत में आते हैं, न्यू दिल्ली में लैंड करते हैं और पहली हाई लेवल विजिट होती है सिंस 2020। लेकिन जो स्टोरी है वो बिगन यहां नहीं होती, वो होती है ये साउथ ब्लॉक में नहीं होती, वो होती है अलास्का में। इसके साथ हमने क्या किया, वांग यी के साथ उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन ये मीटिंग हो क्यों रही है? क्योंकि कुछ अलास्का में हुआ सिर्फ 1 या 2 दिन पहले। प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप दोनों की मीटिंग होती है और वहां पर यूक्रेन की टेरिटरी को कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे कार्व आउट किया जाएगा नया एक मैप, उसके बारे में डिस्कशन होती है। मैं पहले बोला था यूक्रेन के बारे में, पीस टॉक के बारे में कोई बात नहीं है। ये बात है ट्रेड की, ये ट्रेड बात है माइनिंग की, ये बात है कि जो तुमने ले लिया तुम ले लो। लॉन्ग टर्म पीस की बात हो रही है। और जो आपने उसका जो नतीजा था वो ये था कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हम कुछ विटनेस करते हैं। ये कोई सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की बात नहीं थी दोस्तों, एक कैलकुलेटिव मैसेज था। एक भी सीनियर ऑफिशियल वो वांग यी को लेने नहीं गया। कोई रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं था जैसे वांग यी को बाकी कंट्रीज में मिलता है। ये कोई ओवरसाइट नहीं थी कि यार हम भूल गए कि वांग यी आ रहा है, उसको प्रोटोकॉल देना है। ये भारत का सिग्नल था कि तुम बात तो करने आए हो हमारे पास, लेकिन अगर आपको टेबल के ऊपर बैठना है तो बराबरी पे बैठना पड़ेगा। अगर आप हमें नीचा दिखाते हैं तो हम भी आपको नीचा दिखा सकते हैं। और यहीं पर जो पूरा का पूरा मोमेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। वांग यी की मीटिंग होती है जयशंकर जी से। उसके बाद वो इमीडिएटली पता लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को डायरेक्टली मिलने जा रहे हैं। यानी कि कुछ नेगोशिएशंस हैं जो फॉरेन मिनिस्टर के बाद उन्होंने बोला मोदी जी ही इसके ऊपर मोहर लगा सकते हैं। और एक फॉरेन मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली मिले ये कभी होता नहीं है। दिस इज लाइक ब्रेकिंग कन्वेंशनल डिप्लोमेटिक हायरार्की। अनलेस कुछ अनप्रेसिडेंटेड कोई ऐसी ऑफर जो सिर्फ मोदी जी ही डिस्कस कर सकते हैं वो हो रही है। ये कंफर्म्ड है कि समथिंग इज देयर कुकिंग बिहाइंड द सीन्स। अब आते हैं दोबारा से ट्रंप और पुतिन के ऊपर, फिर आएंगे वांग यी के ऊपर, क्योंकि मैं दोनों को पैरेलल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हो क्या रहा है। अब हो क्या रहा था दिल्ली में वो उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अलास्का दोबारा से। ट्रंप ने क्या किया, उसने पूरा जियोपॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिक प्लेबुक है ग्लोबल उसको रीराइट कर दिया, ऑल्टर कर दिया है। प्रपोज क्या किया कि यूक्रेन के वॉर को अगर खत्म करना है तो यूक्रेन को कुछ टेरिटरीज को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि रशिया ने जैसे डोंबास है, क्रीमिया है, उसको यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा रशिया के हाथों में और उसके बदले में युद्ध रुक जाएगा और पीस एस्टेब्लिश हो सकती है। यानी कि एक नया ही टेम्पलेट जो डोनाल्ड ट्रंप ने निकाला है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करने का मतलब है जो तुम्हारे पास है तुम रख लो, जो उसके पास है उसके रख लो और उसके बाद पीस आ जाएगी। भाई अगर कोई अमेरिका को बोले कि तुम्हारा कैलिफोर्निया अलग होना चाहता है, अलग होने तो की फर्क पड़ता है। और अगर कल को चाइना या रशिया मिलकर अमेरिका के ऊपर चढ़ाई करते हैं और वो कैलिफोर्निया को अपने कब्जे में कर लेते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? लेकिन यहां पर यह बोला जाता है यूक्रेन को तुम्हें थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। यानी कि एक नया ही वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है जहां पर टेरिटोरियल बाउंड्रीज अब वो नेगोशिएशन कमोडिटी बन गए हैं। भाई आप सोच के देखिए, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी है, वो सजेस्ट क्या कर रही है कि आपको अगर पीस चाहिए तो अपनी लैंड छोड़ दीजिए। कल को पाकिस्तान को भी बोल देना कि तुम्हें अगर यहां पे पीस चाहिए तुम पीओके छोड़ दो। और ये जो बात है उसने शॉक वेव्स भेज दी हैं पूरे के पूरे दुनिया में। जहां जहां पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं ग्लोबली उनको डर लगने लग गया है। जेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी जो लैंड स्वैप प्रपोजल है उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे ये मैप को अपने कंट्री में लेके जाना पड़ेगा और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस मैप को मैं अपने कंट्री में लेके कैसे जाऊंगा। यानी कि आपने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। क्योंकि अगर आज यूक्रेन मानता है कि उसकी सॉवरेनिटी नेगोशिएबल है तो कल को कश्मीर भी होगा, अगर कश्मीर हो सकता है तो कल को ताइवान भी होगा।
और ताइवान है तो कल को हो सकता है कि एलओसी और एलएसी दोनों ही लाइन पे लग जाएंगे। और इसीलिए चाइना इसको बड़ी क्लोजली वॉच कर रहा है कि यूक्रेन का जो ड्रामा है वो आगे स्पिल ओवर भी होगा। कल को हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप चाइना और भारत के साथ भी यही करे। और शी जिनपिंग वो देखते हैं कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप जो एक प्रपोजल लेके आ रहा है, जो उन्होंने रास्ता निकाल दिया, कि क्या वही रास्ता अब दोबारा से इंडिया और चाइना की बाउंड्री डिस्प्यूट के ऊपर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अगर किया जाएगा तो ये रीशेप करेगा एशिया की टेरिटोरियल आर्किटेक्चर को। मोस्ट एक्सप्लोसिव हाइपोथेसिस क्या है जो मेनस्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगी? क्यों? पैसे मिल जाते हैं इनको। वहां की अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग जो मोदी जी के साथ हो रही है उसका रीजन क्या है? कि कोई तो कोई बार्गेनिंग हो रही है चाइना और भारत के बीच में। और जो हमने पहले स्नब किया उसके बाद आपको मालूम है कि मोदी जी 31 अगस्त को यहां पर चाइना में आने वाले हैं एससीओ की मीटिंग में। तो कुछ तो है जो मैसेज शी जिनपिंग की तरफ से मोदी जी की तरफ आया है, जो जयशंकर जी ने बोल दिया मेरे से ना हो पाएगा, मोदी ही कर सकते हैं इसको। यानी कि जो ट्रंप ने प्रपोजल यूक्रेन को दिया है, अब क्या वैसे ही प्रपोजल भारत को मिल रहा है? भाई आप सोच के देखिए, स्ट्रेटेजिकली चाइना और भारत दोनों के अंदर टेरिटोरियल क्लेम्स हैं। यानी कि दोनों मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स के ऊपर पिछले 30-40 साल से हम लगे रहे। चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश और वो उसको बोलता है कि ये साउथ तिब्बत है। भारत बोलता है कि अक्साई चीन हमारा है और सक्षम वैली भी हमें ही बिलोंग करती है। बट यहां पर एक डायमेंशन और भी है, पीओके एंड ताइवान भी अगर डिस्कशन हो रही है, क्या ये एलओसी की डिस्कशन नहीं हो सकती? अगर एलएसी की डिस्कशन हो सकती है, क्या चाइना और भारत मिलकर, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में ट्रंप काम करवा रहा है, क्या चाइना कोई ऐसा प्रपोजल नहीं दे सकता? बेशक ये ऑडेशियस लगे आपको कि भाई एक रिकॉग्निशन का फॉर्मूला देते हैं कि चाइना एक्नॉलेज करेगा भारत क्लेम करता है पीओके तुम्हारा हुआ, तुम पीओके लो, हम ताइवान ले जाते हैं। और करेंगे वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, तुम थोड़ा सा पार्ट पीओके का ले लो, हम थोड़ा सा पार्ट ताइवान का लेते हैं। उसके बाद पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तो बोल ही देगा कि यार जो तुमने ले लिया, बाकी तुम वहीं पर फ्रीज कर दो, हम भी खुश, तुम भी खुश, डोनाल्ड ट्रंप भी खुश, दुनिया भी खुश। क्या ये एशियन इक्विवेलेंट है टू ट्रंप्स यूक्रेन लैंड स्वैप? इट माइट बी। मैं एक हाइपोथेसिस रख रहा हूं, इट माइट बी समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। और अगर ये ऐसा होगा, उसका रीजन क्या है? कि भाई चाइना जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर चाइना तंग है अमेरिका से। अब इससे सारी इक्वेशन से होता क्या है? भारत को कश्मीर मिल जाएगा, हम यूनिफाई कर देंगे, हमारी जो सॉवरेनिटी जिसके ऊपर दाग लगा हुआ था जब से मोहम्मद नेहरू ने यह काम किया था वो ठीक हो जाएगा। और जो हमारा प्राइमरीली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि हमारा जो पाकिस्तान से पंगा है या चाइना का ताइवान से पंगा है वो खत्म होता है और हमें आपस में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसके कुछ इकोनॉमिक डायमेंशंस भी हैं। ये बातें हो रही हैं इनर सर्कल्स में कि क्या टेरिटरी के ऊपर बात हो रही है चाइना और भारत के बीच में। एक पीस ऑफ पजल एक और भी है, वो है एलिफेंट इन द रूम विच इज कॉल्ड एट डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप के कारण क्या हुआ? एक इकोनॉमिक वॉरफेयर उसने शुरू कर दिया भारत और चाइना के बीच में। ट्रंप ने बोल दिया कि वो दोनों कंट्रीज के ऊपर वो सैंक्शंस करेगा, इकोनॉमिक एडवर्सरीज उसने मान लिया है रादर देन स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये मीडिया बोल रही है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। ट्रंप जो कर रहे हैं वो भारत और चाइना को इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं और इसलिए वांग यी भारत में आया है। वांग यी यहां पर क्या करने आया है कि अगर ये दोनों जायंट्स, एशियन जायंट्स, हम अगर इस एलिफेंट को इकट्ठे मिलकर इस चैलेंज को हम करें तो होगा क्या कि हम अमेरिका को डायरेक्टली उसकी हेजिमनी को हम बर्बाद कर सकते हैं। डिस्कशंस क्या हो रही हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाए, बॉर्डर के ऊपर जो ट्रेड था वो शुरू हो जाए, और जो पॉइंट्स है जैसे नाथुला है, निपो लेक है, ये भी यहां पर हमारा ट्रेड अगर शुरू होता है तो हमारा पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी शुरू हो जाएगा और जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और ये अब इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात नहीं है अगर ये दोनों कंट्रीज इकट्ठी होती हैं। मैंने पहले भी बोला था भारत और चाइना इंडिया दोनों इकट्ठे मिलकर चिंडिया बना सकते हैं, क्योंकि हम 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। और दूसरी तरफ एक और भी चीज है, अगर हम कोऑर्डिनेट करते हैं टुवर्ड्स अमेरिकन टैरिफ्स तो फंडामेंटली क्या होगा, हम ग्लोबल ट्रेड के डायनामिक्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं।
भाई यानी कि हम एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। चाइना का अपना पेमेंट सिस्टम है, भारत का यूपीआई है, और एक जो नया ट्रेड रूट भारत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि चाइना की भी प्रेजेंस वहां पर है, और जो हमारी डिपेंडेंस डॉलर के ऊपर है वो भी कम हो जाएगी। एससीओ की मीटिंग आ रही है, और इसलिए एससीओ का जो फ्रेमवर्क है इट हैज बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट, एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलते हैं ब्रिक्स। क्या एससीओ अब ब्रिक्स की जगह लेने वाला है? ये भी एक मैटर है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। लेकिन जो इकोनॉमिक फोर्ट्रेस है, अगर चाइना और इंडिया दोनों इकट्ठे मिलकर करते हैं, हम अमेरिकन प्रेशर के अगेंस्ट एक ऐसा किला क्रिएट कर लेंगे जिसका तोड़ अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, क्योंकि 35% जीडीपी हमारे कब्जे में आएगी। ऊपर से आपको मालूम है कि जो हमारी पॉपुलेशन है दोनों कंट्रीज की, वो 1.4 बिलियन लोगों की है, उनके पास भी हमारे पास भी, और दुनिया का 30-40% तो पॉपुलेशन हम दो कंट्रीज लेकर बैठे हैं दोस्तों। लेकिन जो इकोनॉमी होती है वो बिना सिक्योरिटी गारंटीज के वो मीनिंगलेस है, और यहां पर जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। भारत और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, मैसिव मिलिट्रीज है दोनों के पास, और 4 साल का जो स्टैंड ऑफ था गलवान के अंदर, उसने हमारी एनॉर्मस रिसोर्सेज और एनर्जीज को कंज्यूम भी किया। और अब बात हो रही है कि क्यों ना इस एनर्जीज को यूटिलाइज किया जाए फॉर अ रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज। और चैलेंज क्या है? चैलेंज भारत के लिए डिफरेंट है और चाइना के लिए वो डिफरेंट है। हमारे लिए चैलेंज है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता है? चाइना। और जो हमारा अनरिजॉल्व कश्मीर इशू है ये हमारा चैलेंज है, और चाइना के लिए चैलेंज है ताइवान का क्वेश्चन। दूसरा, जो अमेरिकन नेवी की डोमिनेंस है साउथ चाइना सी में, वो चाइना के लिए वो एक कंपटीशन है, एक थ्रेट है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने लेवल पर हम लड़ते जा रहे हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग गन्स एट ईच अदर अक्रॉस हिमालयस, क्यों ना हम फोकस करें अपनी मिलिट्री रिसोर्सेज को एक्चुअल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के लिए, कि आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, हम भी जो चाहिए हम ले लेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा अक्टूबर 2024 में बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था, उसके बाद ये मिलिट्रीज पीछे पीछे हट गई थी। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि क्या अभी भी बॉर्डर मिलिट्री जो डिस्प्यूट है उसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है, और वहां पर कोऑर्डिनेशन कर क्या हम रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को इकट्ठे मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वो बातें हो रही हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और हो सकता है कि आगे जाकर यहां तक बात हो रही है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस बिटवीन चाइना एंड भारत, ये भी हो सकती है। दोस्तों हम दोनों जो कंट्रीज हैं, भारत और चाइना, दोनों विक्टिम हैं सेम जानवर के, या सेम एलिफेंट इन द रूम, वो है अमेरिकन डबल स्टैंडर्ड्स। अमेरिका क्या करता है? आर्म करता है पाकिस्तान को, लेकिन हमें बोलता है ह्यूमन राइट्स, लेकिन पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं उसके ऊपर नहीं बोलता। अमेरिका अपने वेपन्स को बेचता है ताइवान को, और एक्सपेक्ट करता है कि चाइना इंटरनेशनल लॉ को वो रिस्पेक्ट करे। ये जो शेयर्ड फ्रस्ट्रेशन है भारत और चाइना के बीच में, इसीलिए मोदी जी का रोल इसके बीच में आता है कि जो अमेरिकन हिपोक्रेसी है इसको अगर खत्म करना है तो भारत और चाइना दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ये वांग यी और चाइना ये अंडरस्टैंड करता है। अब आते हैं मोस्ट इंट्रीगिंग एस्पेक्ट, वांग यी का विजिट। पहली बात यह है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका मीटिंग करना मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी जी सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो लीडर हैं जिसके साथ पास 20 साल का विजन है, अगले 20 साल का, तो भारत की राइज को देख रहे हैं। और शी जिनपिंग जो है उनका भी एम्बिशन है कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर चाइना की जो इमेज है वो राइज करे, यानी कि दोनों लीडर्स का जो सोच है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, और दोनों लीडर्स, भारत भी और चाइना भी, वो ये समझते हैं कि 21 सेंचुरी वो एशिया की होने वाली है, ना कि अमेरिका की या यूरोपियंस की। मैंने पहले बोला दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन ईच है, दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, और चाइना ने रिसेंटली बोलना भी शुरू कर दिया कि भारत और चाइना दोनों मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, और दोनों का क्लेम है कि ग्लोबल लीडरशिप में हमारा हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए। और दोनों के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो वही हैं, डिक्लाइनिंग वेस्टर्न पावर है, एजिंग उनकी पॉपुलेशन है, और वेस्ट क्लेम करता है कि वो दुनिया को अभी भी डोमिनेट कर रहा है, आगे जाकर भी करेगा। और हमारे ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर्स चाइना के ऊपर भी और भारत के ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। और अब जब वांग यी मोदी जी के अक्रॉस बैठेंगे, वहां पर डिस्कस क्या होगा? दे आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ओनली बॉर्डर मैनेजमेंट,
कि आप भी अपने मिलिट्री को पीछे ले जाइए, हम भी ले जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि दे आर गोइंग टू टॉक पोटेंशियली अबाउट फ्यूचर आर्किटेक्चर ऑफ एशियन पावर एंड वर्ल्ड डोमिनेंस। वो कोऑर्डिनेट करने वाले हैं दोस्तों कि उनकी अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड्स के सामने वो कैसी होगी। क्या आप तेल को खरीदना बंद करेंगे? मोदी जी का आंसर है नहीं। अगर हम नहीं बंद करेंगे, चाइना भी बंद करने वाला नहीं है। चाइना हमारे से 3 गुना ज्यादा तेल खरीदता है जितना हम खरीद रहे हैं उससे। एंड वहां पर जॉइंट रिस्पॉन्स जो है, जो अमेरिकन प्रेशर है, उसका जॉइंट रिस्पॉन्स क्या होगा, भारत और चाइना उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इसके ऊपर मोहर लगाई जाएगी जब मोदी जी एससीओ की मीटिंग में चाइना आएंगे। और क्योंकि मोदी जी पर्सनली इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि जो ये कॉन्वर्सेशन है, इट इज बियॉन्ड रूटीन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। दोस्तों, अगर हमारी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग चाइना और भारत के बीच में हो गई, मैं आपको एक चीज गारंटी दे सकता हूं कि इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस विल बी स्टैगरिंग। क्योंकि हम एक तो 2.8 बिलियन लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की मिलिट्रीज मैसिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज है और इकोनॉमिक पावर्स दोनों ही ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर्स है, जबकि बाकी सारी दुनिया डिक्लाइनिंग है। चाइना भी डिक्लाइनिंग है, लेकिन मैं इनको खुश करने के लिए बोल रहा हूं, ये ग्रोइंग है। और अगर ये दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करती हैं, हम एक्सेलरेट करेंगे डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन हेजीमोनी, जिससे पूरा दुनिया तंग है और राइज होगा पोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है। इसीलिए चाइना भी चाहता है कि अमेरिकन हेजीमोनी से दूर कर ये यूनिपोलर वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड किया जाए। भारत का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ये अब सिर्फ एशिया की बात नहीं है, यूरोपियन नेशंस जो हैं वो भी देख रहे हैं कि ट्रंप जो है एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है। उन्होंने जैसे यूक्रेन की बाउंड्रीज को कट कर दिया, वैसे ही अब बाकी दुनिया भी देख रही है कि भाई अगर वहां पे किया तो हमारे साथ भी होगा। इसलिए जो भारत और चाइना का जो मॉडल है, वो ऑफर कर रहा है एक ऑल्टरनेट टू अमेरिकन डोमिनेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इवन यूरोप, वो भारत की तरफ देखते हैं, चाइना की तरफ देखते हैं। और ब्रिक्स का फ्रेमवर्क पहले ही रेलिवेंट था, अब एससीओ का जो फ्रेमवर्क है वो और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक वेट उसका आने वाला है। ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन बन जाएगा ये एससीओ भी और ब्रिक्स भी टू वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। इसीलिए ये मीटिंग्स बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। और क्रिटिकल क्वेश्चन भी ये है कि क्या हम चाइना के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? आज जो ये कॉपरेशन हो रही है, क्या ये टैक्टिकल है या स्ट्रेटेजिक है? क्या ये टेम्पररी है, जो टेम्पररी अलाइनमेंट है अगेंस्ट अमेरिकन प्रेशर, या फंडामेंटली हम रीराइट कर रहे हैं रूल्स ऑफ एशियन जियोपॉलिटिक्स? ये क्वेश्चन हमेशा मुझे तंग करता है कि चाइना के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वांग ही जो हमने कोल्ड रिसेप्शन दिया दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, वो भारत का तरीका था बताने का कि भाई हम अपनी डिग्निटी अपने हाथ में रखते हैं। लेकिन जब पोटेंशियली हमें हिस्टोरिकल डिस्कशंस करनी हो तो मोदी जी मीटिंग करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स है वो भी हमने नहीं करी अब तक। ये भी सजेस्ट करता है कि कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स ऐसे थे जिसको ओपनली अभी हम डिस्कस नहीं करना चाहते और पब्लिक स्क्रूटनी से इसको बाहर रखा हुआ है। कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है। क्या ये अब लीड करेगा टू ब्रेक थ्रू कंपेरेबल टू जैसे ट्रंप ने और पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन का डिस्कस किया है? ये वक्त बताएगा क्या भारत ने और चाइना ने भी ऐसा कुछ कर लिया। लेकिन एक चीज तो सर्टन है कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन न्यू दिल्ली टुडे with China is going to shape Asian geopolitics for the next 10-20 years. और जो अमेरिकन डोमिनेंस है ये अब एंडिंग पे है। क्वेश्चन ये नहीं है कि भारत और चाइना दोनों कंपीट करेंगे या सुपरमेसी के लिए लड़ते रहेंगे या कॉपरेट करेंगे शेयर्ड प्रोस्पेरिटी के ऊपर। वांग ही की प्रेजेंस जो मोदी जी के ऑफिस में है, उसका मतलब है कि भाई ये कॉपरेशन की बात करने आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी करने की बात नहीं है। और जो ग्रेट गेम है भारत और चाइना के बीच में वो शुरू हो गई है। एंड इट इज बीइंग प्लेड बाय एशियन रूल्स, नॉट बाय अमेरिकन रूल्स। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक मीटिंग है, कॉम्प्लेक्स टाइम है, या मैं बोलूंगा इंटरेस्टिंग टाइम है जिसके ऊपर ये मीटिंग हो रही है। और मीटिंग एससीओ की मीटिंग से पहले है। वांग ही का आना राइट आफ्टर पुतिन एंड ट्रंप्स मीटिंग, उसके बाद ज़ेलेंस्की और यहां पर वांग ही का आना। इसका मतलब है कि जो ट्रंप ने जो फॉर्मूला दिया है वहां पर लैंड स्वैपिंग का, ये बहुत ही डेंजरस मूव है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं।
क्योंकि इसके बाद सारे दुनिया की जो बाउंड्रीज हैं वो रीशेप होने वाली हैं। Because tomorrow he might say it for POK, he might say it for Taiwan, he might say it for any other country. And if that happens, it is more both जिसको बोलते हैं कि आपने एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर लिया जो 50 साल के बाद होगी। उसका एग्जाम्पल क्या है? जवाहरलाल नेहरू, जिसका नाम था मोहम्मद नेहरू, उसने क्या किया? उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में जाकर उसने बोल दिया कि भाई युद्ध विराम कराइए। यूनाइटेड नेशंस ने बोल दिया जहां पर जो फोर्सेज हैं वो वहीं पर रुक जाएंगी, बाद में देखा जाएगा। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में भी इन्होंने ऐसा ही किया, बाउंड्री बना दी, वो आपस में लड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान है, ईरान है और पाकिस्तान के बीच में भी ऐसा ही किया। अफगान वाले बोलते हैं आधा लैंड हमारा पाकिस्तान में है, कुछ हमारा ईरान के पास है। यही प्रॉब्लम बांग्लादेश, भारत और बर्मा के बीच में है, जिसका नाम म्यांमार है। सारी दुनिया में इन्होंने जो बाउंड्रीज को ड्रॉ किया वो इस तरह से किया कि आप लड़ते रहिए। अगर आज यूक्रेन वो मान जाता है कि डोनबास और क्रीमिया मैंने दिया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या यूक्रेन के लोग भूल जाएंगे? 50 साल के बाद उनको याद आएगा ये तो हमारा पार्ट था, वो लड़ना फिर शुरू करेंगे। वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान आज तक लड़ते आए हैं। ये है फॉर्मूला उनका कि हर एक कंट्री को लड़ा के रखा जाए। भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है वो भी इसी तरह से ड्रॉ की गई थी कि हम आपस में लड़ते रहें। हम कहते हैं कि अरुणाचल हमारा है, वो बोलता है कि ये तो साउथ तिब्बत है। तिब्बत तो चाइना का कभी पार्ट था नहीं, उन्होंने एनेक्स किया, लेकिन वो एक्सपेंशन करते जा रहे हैं अपने दिमाग में। और ये जो फॉर्मूला है वेस्ट का कि दूसरे कंट्रीज को लड़ा के कैसे रखना है परमानेंटली, ये कभी रिजॉल्व नहीं करते चीज़ों को। तो क्या अब भारत और चाइना मिलकर इस चीज़ को परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं ताकि आगे जाकर फ्यूचर में ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए जैसी वेस्ट हमारे बीच में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं 1947 में? ये वक्त बताएगा दोस्तों। और मोदी है तो मुमकिन है, मैं देखना चाहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है ये वाकई में हो, ताकि हमारा जो LAC, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ बोला जाता है, वो परमानेंटली रिजॉल्व हो। और ये कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, ये मोदी जी कर सकते हैं। और ये जो श्राप दिया गया है चाइना को हमारे एयरपोर्ट के ऊपर, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि वी मीन बिजनेस, वी वांट टू रिजॉल्व दिस इश्यूज परमानेंटली। जैसे पुतिन ने बोला इस बार, आई वॉन्ट अ परमानेंट सोल्यूशन टू द एक्सपेंशन ऑफ नेटो। वही काम अब हम चाइना के साथ भी कर रहे हैं, वी वॉन्ट अ परमानेंट सोल्यूशन। और ये कोई और नहीं, ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? प्लीज कमेंट एंड टेल मी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।